जय जगन्नाथ. Welcome to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we'll see the entrepreneurial ecosystem, macroeconomic environment and emerging dimensions of business ecosystems. So let's start. A business ecosystem is a network of interconnected entities that collaborate to create and exchange sustainable values. मीन्स ए बिजनेस एक इकोसिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कई संगठन और संस्थाएं संगठन एंड संस्थाएं क्या करती हैं कि आपस में जुड़ी होती हैं और एक साथ मूल्य का आदान प्रदान करती है. आपस में जुड़ी होती है मतलब ये अगर एक बिजनेस का एक बड़ा बिजनेस है तो उसका इकोसिस्टम के साथ बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस है या फिर कस्टमर्स है, ये सब जुड़ी रहती है. गवर्नमेंट एजेंसीज जुड़ी रहती है और ये सब मिलकर एक साथ काम करती है जिससे कि एक वैल्यू क्रिएट होता है. की सक्सेस फैक्टर्स. द की फैक्टर्स for a successful ecosystem includes productivity, robustness, and the ability to create opportunities, niches and opportunities for new farms. तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मीन्स एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन. बिजनेस का सबसे मेन चीज़ है प्रोडक्टिविटी. कोई भी बिजनेस इकोसिस्टम रन करता है प्रोडक्टिविटी के साथ. अगर उसका एफिशिएंसी नहीं है रिसोर्स यूटिलाइजेशन में तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इज रोबस्टनेस, मजबूती बोलने से खराब सिचुएशन में भी खड़ा होने की मजबूती. देन द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू नीचेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू फॉर्म्स. नए संस्थाओं को नया मौका देना कि वो कैसे बिजनेस को अपने आगे बढ़ाएं. द मेन पार्टिसिपेंट्स इन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. मेनली यही पांचों चीज ही कनेक्टेड रहती हैं एक बिजनेस इकोसिस्टम में. ये पांचों चीज. प्रोड्यूसर्स मीन्स जो मैन्युफैक्चर कर रहा है. सप्लायर मीन्स जो मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स या फिर सर्विसेज. कंपटीटर मीन्स यही मैन्युफैक्चर जो है उसके साथ में सेम बिजनेस और कौन मार्केट में कर रहा है वो है कंपटीटर. कंज्यूमर्स मीन्स जो उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट खरीदता है. एंड गवर्नमेंट एजेंसीज तो सबको मालूम है क्या है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़. तो ये सारे चीज़ें को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक इकोसिस्टम. ये सारे चीज़ें एक साथ तालमेल होकर काम करती है तभी जाकर बिजनेस का इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है. तो इनमें से कोई एक भी अगर तालमेल रक्षा ना करे तो बिजनेस का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा. Let's take an example of a business ecosystem. Consider the tech industry like Apple, Google, Microsoft. ये सब क्या है? ये सब इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं कि खुद रन कर रहे हैं. इनके साथ बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो आउटसोर्स्ड है. ठीक है. रेगुलेटरी बॉडीज़ है, सप्लायर्स है जो इन लोगों को सर्विसेज देते हैं. तो ये सब साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि एप्पल खुद अकेला ग्रो करते हैं. एप्पल खुद अकेला ग्रो नहीं कर सकता. एप्पल का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये एक है. आईफोन का ऐप्स डेवलप होता है, वो एजेंसी से अलग है. डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उसमें. तो ये सब मिलकर काम करते हैं.
The business environment has two major components: internal and external. Internal factors include value system, mission and objectives, corporate culture, human resources, physical resources, financial capabilities. So, what are these internal factors that influence a business environment? Value system means core belief and values guiding the organization, जो कि मूल विचार है। कोई भी संस्था का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मूल विचार रहता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। वो कोर बिलीफ एक कंपोनेंट है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑपरेट करने के लिए मजबूर करती है। Mission and objectives, goals and purpose of the organization. What will be the goal? What will be the vision? What will be the mission for an organization? Corporate cultures, shared values, beliefs and norms within an organization. ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करेगा, उसका एसओपीस क्या रहेंगे, क्या वैल्यूज़ के साथ वो लोग ऑपरेट करेंगे, वो है कॉर्पोरेट कल्चर। ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्कफोर्स एंड देयर स्किल, एटीट्यूड्स एंड प्रोडक्टिविटी। जो वर्कफोर्स के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है, उनका स्किल्स कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उन लोग का आउटपुट कैसा है, एफिशिएंसी कैसा है। देन फिजिकल रिसोर्सेज, दैट इज tangible assets like buildings, machinery and technology. Financial capabilities, बिजनेस का रिसोर्स एक्यूमुलेशन कैपेसिटी कैसा है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। ये सब कंपोनेंट्स इंटरनल है, मतलब बिजनेस के अंदरूनी कंपोनेंट्स है, अंदरूनी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। इसमें कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। अभी आते हैं हम एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर। एक्सटर्नल फोर्सेस में है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? दिस आर डायरेक्ट इम्पैक्ट फैक्टर्स। एक्सटर्नल सोर्सेस है बट वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कंपिटिटर्स है। ये लोग क्या बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस का इकोसिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि सप्लायर्स अगर रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं देगा तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और कस्टमर्स अगर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो फिर आपके पास पैसा नहीं आएगा, और कंपिटिटर्स अगर आपको साथ तालमेल ठीक से रखकर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, कंपटीटर आगे निकल जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है बिजनेस में एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के हिसाब से। देन है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या है जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है? वो है इनडायरेक्ट फैक्टर्स। इनडायरेक्ट फैक्टर्स में आता है क्या? इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी, देन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, ये सब चीज़ें आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मैक्रो एनवायरनमेंट, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आते हैं वो बिजनेस का कंट्रोल के बाहर नहीं है। तो मैं इसलिए यही बोलता हूँ कि बिजनेस को हमेशा फोकस कर सकता है वो इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर में, एंड एक्सटर्नल में माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर में। बट मैक्रो एनवायरनमेंट में वो फोकस नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। उसके साथ तालमेल रखकर बिजनेस को चलना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रहेगा उसी पॉलिसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल्स ऑफ ए स्टार्टअप, दैट इज टेस्ला। ऑल वी नो अबाउट टेस्ला। टेस्ला क्या करता है? ईवीज बनाता है, वो अलग टाइप का ईवीज बना रहा है, कार जो कि ऑटोमेटिक्स रहेंगे, एआई बेस्ड रहेंगे। तो इट इज स्टार्टअप। ये क्या करता है? ये अलाइन करता है किसको ना? वैल्यू सिस्टम अराउंड सस्टेनेबिलिटी विथ नेविगेशन, नेविगेटिंग बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट्स।
टेस्ला का वैल्यू सिस्टम क्या है, कोर बिलीफ्स क्या है, वो सस्टेनेबिलिटी ऊपर ध्यान देता है। टेस्ला किसके ऊपर ध्यान देता है? सस्टेनेबिलिटी। मतलब वो बोल रहा है कि फ्यूचर में ऑयल नहीं मिलेगा, ईवी से ही चलाना पड़ेगा। दूसरा, आदमी नहीं मिलेगा गाड़ी चलाने के लिए तो एआई तो चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसके कोर बिलीफ से, उसका वैल्यू सिस्टम से, और इसी वैल्यू सिस्टम्स को वो अप्लाई करता है अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस वैल्यू सिस्टम को अप्लाई करता है अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड वो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसको एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है, मैक्रो कंपोनेंट जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, वो भी सपोर्ट देता है। मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट सपोर्ट्स उसको मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट्स उसको मिल रहा है। और सबसे मेन चीज़ है, आज का डेट में मार्केट डिमांड भी है उस प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं कि नहीं है। पीपल्स आर एग्री टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट्स, एंड कंपटीशन ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर टेस्ला लाइक कंपनीज टू ग्रो। Macroeconomic environment in India. Various macro level factors related to production and distribution of wealth impact business and industry. The macroeconomic environment includes broader economic indicators like GDP, growth, inflation, interest rates, and government policies. But whatever key factors that is given in our study materials are mainly of these six types. Stages of economic development, economic structure, government policies, economic planning, economic indices, infrastructural factors. All these six factors generally influence the businesses in India. So we can take an example of an factors, that is government policies. If you remember, in 2016, government has taken one of the initiative, that is demonetization. Demonetization. Demonetization initiative leads to what? This has leads to growth of these UPI payment apps makers like Paytm, PhonePe, Google Pay. These startups has grown and now become big sharks in business industries only because of this demonetization policy which was taken, which decision was taken by the then government in 2016. So this is an example of macroeconomic environment, how it influences a business ecosystem. इससे पहले नहीं था ना फ़ोन पे, ये सब 2016 से पहले कौन इसको यूज़ करता था? कोई नहीं का। आजकल आप किसी के भी पास जाइए, ऑटो वाले के पास जाइए, वहाँ टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में मे बी यूज होता था उससे पहले, बट टायर 3 सिटीज़ में ये नहीं था। आज का डेट में सभी के पास है, टायर 3 सिटीज़ में भी यही मिलेगा। सो ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, जिससे नए बिजनेसेस ग्रो होते हैं और बिजनेस का इकोसिस्टम्स बढ़ता है। Influence of macroeconomic conditions on startups. Macroeconomic conditions offer both opportunities and challenges for the entrepreneurs. Then, what are the benefits? So, in our study material, we cover mainly these benefits. First is fast mover advantage. Recognizing
new trends before competitors. Next is identification of threats, spotting potential market risks early, then coping with change, adapting to technological or economic shifts, then improving performance, monitoring trends to refine strategies, then growth directions, identifying the expansion areas, then competitors' response, analyzing competitors' strategic and formulating responses, then image building, gaining credibility through responsible business practices. Next is continuous learning, staying updated with market trends. So, one of the example what I have given in my previous slides is of Paytm and PhonePe is also relevant in these situations. इन्होंने क्या किया, फ़ोन पे एंड पेटीएम ने जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया, इनका प्लेटफॉर्म पहले से रेडी था। ये लोग पहले से विज़न कर चुके थे कि आगे जाकर कैश में ट्रांजैक्शंस घट जाएगी, तो इस हिसाब से इन लोगों ने पहले ही रेडी होके थे। जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिला मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का, इमीडिएट ये लोग मार्केट में उतर आए और रिज़ल्ट हम सबको पता है आज क्या है। सो फास्ट मूवर एडवांटेज जैसा है, उसी हिसाब से कंपटीशन भी उसके साथ कम था और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पूरा सपोर्ट था। तो ये सब चीज़ के चलते ये दो कंपनीज ग्रो हो गए। The government has launched multiple initiatives to promote entrepreneurship. Some of the initiatives we will discuss now. First is Startup India Initiative, which was launched in 2016. The objective of which is to promote a startup friendly environment in India. What are the key features? A 19-point action plan includes funding, mentorship, incubation, and industry academia collaboration, tax benefits and funding support for the eligible startups. So, who are the industries which benefited from this? You can take an examples of Oyo, Zomato, Baiju. These companies generally taken the initiatives, benefits of these initiatives of governments. Next initiative is Startup India Seed Fund, which was launched in 2021. The objective is to provide early stage startups with financial support for product development. Funding made is 1000 crores for the startups. Many technology based startups have used these funds for research, development, and scaling operations. Next scheme is Samriddhi scheme, which was launched in 2021. The objective of this scheme is to accelerate 300 startups by providing mentorship, investor connections, and funding supports. AI and fintech startups have gained investments and mentorships from these schemes. Then next scheme is Aspire 2015. Aspire in 2015. The objective is to boost rural industries and entrepreneurship, reducing poverty in rural areas. Aspire क्या करता है? रूरल एरियाज में काम करता है, रूरल एरिया का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. What is the impact of this? Encourages small scale industries and agricultural businesses in villages, which is not there previously.
Different handicraft businesses, organic farming startups have grown due to introduction of Aspire. Then another scheme is Pradhan Mantri Mudra Yojana, which was launched in 2015. Which was launched in 2015. The objective is to provide collateral free loans to small business and entrepreneurs with loan limit up to 10 lakh rupees. Many women entrepreneurs and small shop owners have expanded their business using these mudra rolls. Next scheme is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. This the this was established in 2014. पहले ये नहीं था, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोई मिनिस्ट्री नहीं था. द ऑब्जेक्टिव इज of this ministry is to promote skill development and entrepreneurship across the India. The key role of this ministry is to implement various training programs to enhance business skills. Various vocational training centers have been set up to empower the small business owners. Next scheme is Atal Innovation Mission, which was launched in 2015 to foster research, innovation, and entrepreneurship through funding and incubators. Funding is 150 crore rupees allocated for supporting innovative projects. Startups in AI, robotics, and deep tech have received grants to develop their products under this scheme. Next is eBij portal. eBij portal was launched in 2013 by Infosys. This online portal provides a single window clearance system for business approval and compliances. A startup in Bengaluru wants to register its company, then he doesn't need to move to different offices for their registration. They just simply move to one website in under eBiz portal and apply for GST, obtain environmental clearances, everything, and register the company. Everything at one place. Doesn't need to move to departments for all these clearances. Next is support for international patent protection. Helps MSMEs and tech startups file patent globally, reducing costs and legal complexities. An Indian AI based healthcare setup develops a unique algorithm for early disease detection. With this scheme, help the company files a patent in the US and Europe, ensuring protection against unauthorized uses. Multiplier Grant Scheme. Multiplier Grant Scheme encourages industrial academia collaboration to promote research and innovations. We can take an example of IIT Delhi. IIT Delhi collaborates with TCS to develop an advanced cyber security system. Through this scheme, the government matches the industry's funding, doubling the research budget. Next is Credit Guarantee Fund Trust. Provides collateral free loans to small businesses, reducing financial risk. We can take an example, a small organic food startup in Jaipur applies for a 20 lakh loans. जयपुर में एक छोटा सा स्टार्टअप था जिसने कि 20 लाख का लोन का अप्लाई किया. सिंस दे लैक प्रॉपर्टी आज collateral, this scheme enables them to secure the loan based on the business potential. ये स्कीम उसका कोलेट्रल सिक्योरिटीज कितना है उसको ध्यान नहीं देती है, उसका पोटेंशियल कितना है ग्रो करने का उसको ध्यान देती है. उसको ध्यान दे के उसको 20 लाख तक का लोन मिला ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप को. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स.
promotes exports by offering infrastructure and tax benefits. जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जोहो ए चेन्नई बेस्ड SaaS company benefits from tax exemptions and IT infrastructure supports, helping it scale globally. Then venture capital assistance scheme provides financial aid to its agribusiness entrepreneurs. A farmer in Maharashtra starts a food processing unit for mango products. This scheme helps him secure funding to expand operations. Next scheme is New Gen Innovation and Entrepreneurship Development Center. Encourages young entrepreneurs with funding and training. A group of college students in Hyderabad develops a low cost water purifier. This scheme funds their prototype development and marketing. Single point registration scheme allows MSMEs to participate in government procurement. A Delhi based LED manufacturing company registers under this scheme and wins a government contract to supply street lights. Think of these schemes. And next, last is Stand Up India scheme. Provides loans to SC, ST, and women entrepreneurs ranging from 10 lakhs to 1 crore rupees. A woman entrepreneur in Lucknow wants to open an eco friendly packaging unit. Through this scheme, she secures funding for machinery and working capital. So, government policies definitely impact business ecosystem, and lot of supports are there from government side which helps business ecosystem to grow. Now we'll move on to the conclusion part. What we learned: a well developed entrepreneurial ecosystem supported by government policies and macroeconomic stability leads to business growth. Definitely. आपका बिजनेस का ग्रोथ और बिजनेस एक वेल प्लान्ड इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हेल्प करेंगी और डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हेल्प करेंगे. तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस रहता है आगे बढ़ाने के लिए. एंटरप्रेन्योर्स शुड लिवरेज दीज पॉलिसीज एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग macroeconomic conditions for success, like different Indian startups has done what I have explained about Baiju, Swiggy, Zomato, then Paytm, PhonePe, what these startups have done. They have taken the opportunities of this macroeconomic conditions and grown.